अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से इंसान को अशरफुल मखलूक यानी सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, क्योंकि इंसान में समझ होती है, जज्बात होते हैं जो रिश्तों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे माँ की वो अज़मत है कि जन्नत उसके पैरों के नीचे है। बहन खुदा का दिया हुआ एक तोहफ़ा है जिससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। बेटी गुरूर है, फ़ख्र है। और इन जज्बातों की झलक हम दूसरे की बेटी में और दूसरे की बहन में भी देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पड़ोस में शादी होती है तो हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं, ये कहते हुए कि चलो अच्छा है किसी की बेटी का घर बस रहा है, क्योंकि वो उसमें अपनी बेटी को देख रहे होते हैं। और जब कोई सरफिरा किसी अकेली लड़की को छेड़ रहा होता है तो 4 लड़के आके उसकी कुटाई करके चले जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़की में अपनी बहन की झलक देख रहे होते हैं। और दोस्तों, ये जो जज्बात हैं कि इंसान दूसरे की बेटी में अपनी बेटी को देखता है, दूसरे की बहन में अपनी बहन को देखता है, जब ये जज्बात ख़त्म हो जाते हैं तब हवस जन्म लेती है। और उस वक्त इंसान से ज़्यादा खतरनाक जानवर कोई दूसरा इस धरती पर नहीं होता है, क्योंकि तब एक 86 साल की बुज़ुर्ग का भी रेप कर दिया जाता है और एक 10 महीने की बच्ची को भी दरिंदे नोच लेते हैं। ये बात मैंने कितनी आसानी से कह दी और आपने कितनी आसानी से सुन ली, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि 86 साल की बुज़ुर्ग यानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव जिसमें वो ढंग से चल नहीं सकती, जिसे देखकर हमारा मन करता है कि हम उन्हें सड़क पार करवा दें, उनके हाथ में कोई वज़नदार चीज़ हो तो उसे उठाकर उनकी कुछ हेल्प कर दें। उस उम्र की महिला का कोई रेप भी कर सकता है। और एक 10 महीने की बच्ची जिसे हम गोद में लेने से डरते हैं, उस 10 महीने की बच्ची का भी कोई रेप कर सकता है। आपने कभी सोचा है कि एक दरिंदा जब किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ हैवानियत करता है तो उससे जस्ट पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जब एक इंसान के अंदर का जानवर जागा हुआ है और उसके सामने से कोई लड़की अकेली गुजर रही है और देश में रेप के ऊपर कठोर कानून व्यवस्था है, तो डेफिनेटली वो उस मोमेंट में सोचेगा कि अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर वो अपने शरीर की एक गंदी इच्छा को पूरा करने के लिए ये कदम बढ़ा सकता है तो उसी शरीर को सज़ा से बचाने के लिए वो अपने कदम पीछे भी ले सकता है। लेकिन आज जो हमारे देश का हाल है, आप एक दूसरे मोमेंट को इमेजिन करके देखिए कि एक लड़की जब किसी दरिंदे के सामने से गुजर रही है तो उस मोमेंट में वो आज क्या सोचता होगा? यही कि सरकार भी अपने जैसी ही है। अपने जैसी से मेरा मतलब है कि पार्लियामेंट में 550 के लगभग सांसद हैं जिनमें 200 से ज़्यादा के ऊपर क्राइम केसेस चल रहे हैं। और किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी के एमपीज इसमें शामिल हैं। किसी के बहुत ज़्यादा हैं तो किसी के बहुत कम हैं, लेकिन हैं सबके। अब इस दरिंदे को भी पता है कि अगर वो लोग वहाँ बैठकर रेप के ऊपर कोई कठोर कानून बनाते हैं तो सबसे पहले वो खुद अंदर जाएंगे, क्योंकि वो हाईलाइटेड केसेस हैं। तो फाइनली सरकार भी अपने जैसी ही है। पुलिस आजकल सबूत ढूंढती नहीं है बल्कि सबूतों को मिटाती है, तो पुलिस सबूत मिटा ही देगी। और लोग हैं जो 2 दिन का हल्ला करेंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो मैं क्यों इस मौके को अपने हाथ से जाने दूँ? और फिर वो होता है जिसे दूसरे दिन अखबार में पढ़कर हम कहते हैं कि ये सुबह सुबह कौन सी मनहूस खबर पढ़ ली। अभी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक 50 साल की महिला जो कि पूजा करने के लिए गई थी, पुजारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला जिससे उसकी आंतें तक फट गई, फिर एक वजनदार चीज़ से उसके शरीर पर प्रहार किया जिससे ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वो पुजारी और उसके साथी उसके शव को घर के बाहर फेंक कर चले गए। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि 2 दिन तक बदायूं पुलिस ने इस मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आप सोचिए कि जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है उसकी लाश को घर में रखकर 2 दिन तक पीड़ित का परिवार थाने के चक्कर लगा रहा था। और पुलिस उनसे कह रही है कि आपकी बेटी कुएं में कूद कर मरी है, अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे तो इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, आपकी बेटी के शव को चीर फाड़ दिया जाएगा। जिस पर पीड़ित की मां कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पोस्टमार्टम करवाइए जिससे हमें पता तो चलेगा कि हमारी बेटी के साथ में हुआ क्या है। ये राजू कुछ नहीं कर केस चले मेरा फोटो चले और चीर फाड़ होगी। हमें कही से तो मिट्टी है, चीर फाड़ होगी तो होने दो, हमें तो पता चल जाएगा, हमारे दिल को सबर जाए क्या हुआ हमारी लड़की के साथ में। कुछ ना सुने, कुछ चले गए। अब पुलिस का तो काम ये था कि वो पीड़ित के परिवार को कार्रवाई के लिए तैयार करे,
लेकिन यहाँ तैयार परिवार को वो मना कर रही है कि आप कार्रवाई मत करवाइए। अब आप सोचिए कि किस डायरेक्शन में किसकी हेल्प की जा रही है। जब ऐसे मामले ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, पब्लिकली प्रेशर पड़ने लगता है, तब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, इस मामले का जो आरोपी था पुजारी, उसका नाम सत्यनारायण था, तो इन्होंने सत्यनारायण नाम के एक दूसरे इंसान को पकड़ लिया और जब असली पुजारी पकड़ में आया तब उसे बाद में छोड़ा गया। और ऐसे ही हाथरस केस में 4 दरिंदों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़ुबान काट दी। अब आप सोचिए कि इन लोगों को हमारी पुलिस पर, सरकार पर और हमारी कानून व्यवस्था पर कितना भरोसा होगा। और उस मामले में भी यूपी पुलिस ने पुलिस प्रशासन के दायित्वों की एक नई परिभाषा गढ़ दी। 14 दिन तक उस लड़की को प्रॉपर इलाज प्रोवाइड नहीं करवाया गया। पुलिस ने लड़की के परिवार को ज़बरदस्ती घर में बंद किया और सनातन संस्कारों से परे आधी रात को उसका शव बिना आज्ञा के जला दिया। मीडिया को पीड़ित परिवार का बयान तक लेने नहीं दिया गया और जैसे तैसे मीडिया वहां पहुंचा तो हाथरस के डीएम लड़के के घर वालों से कह रहे हैं कि आप सोच समझ के बयान देना, मीडिया वाले आज हैं और कल चले जाएंगे, आपको और हमें तो यहीं रहना है। अब ये तो हम सबको पता है कि यूपी गवर्नमेंट यूपी पुलिस के अंडर नहीं आती है, बल्कि पुलिस गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर है जो उससे ये सब कुछ करवा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक और उनके विरोधी दोनों गुटों के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं कि महिला सुरक्षा ना तो कभी योगी जी की प्राथमिकता थी और ना कभी होगी। उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गौमूत्र और गोबर। और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत वहाँ होती है जहाँ उम्मीद होती है। मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर है जिनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है, जो इस पर खुश होते हैं कि मियाँ बाज़ार को अब माया बाज़ार कहा जाता है। तो क्या हुआ कि बेटियों की आए दिन इज्जत लुट रही है, उस पर फिर कभी सोचेंगे शायद जब अपनी पर बीते। देखिए, आप किसी भी पार्टी या नेता के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समर्थक का मतलब है कि आप उनकी पॉलिसीज से और उनकी नीतियों से सहमत हैं या कुछ भी उनमें आपको अच्छा लगता है। अच्छा, जब पर्सनल लाइफ में हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो इंसान कोई गलती करता है तो उस पर बोलने वाले सबसे पहले हम होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जिसे हम पसंद करते हैं उसमें कोई भी कमी रहे। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका उल्टा होता है कि आप अगर किसी पार्टी या नेता के समर्थक हैं तो उसकी कमियों पर और नाकामियों पर सभी बोलेंगे सिवाय आपके। किसी पार्टी या नेता का समर्थक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप समर्थक से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं उस वक्त उनकी कमियां दिखना मुश्किल हो जाता है और उनकी नाकामियों पर सवाल करना नामुमकिन हो जाता है। भक्त एक बहुत पवित्र शब्द है जिसका मेरे हिसाब से मतलब है कि जब आप किसी की आस्थाओं में लीन होकर खुद को समर्पित कर देते हैं और वो सही और गलत की डेफिनेशन से बहुत ऊपर है। लेकिन आप देखिए कि आज इस वर्ड का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, और जिन पर किया जा रहा है वो खुद कहते हैं कि हाँ हम भक्त हैं। यानी आप ये मानते हो कि आप खुद को समर्पित कर चुके हो और वो एक नेता या एक पार्टी सही और गलत की डेफिनेशन से ऊपर है। तो अब कहाँ पर उन पॉलिटिशियंस को पब्लिक के लिए काम करने की ज़रूरत महसूस होगी, कहाँ उन्हें डर लगेगा कि इनके लिए कुछ करेंगे नहीं तो ये लोग हटा देंगे, क्योंकि ये तो भक्त मान चुके हैं खुद को। आपको पता है चुनाव हर 5 साल में क्यों आते हैं? मतलब जब लोग ही सेलेक्ट कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो परमानेंटली भी तो किसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों बार बार हर 5 साल में इतना खर्चा चुनाव के ऊपर होता है? वो इसलिए कि जिस इंसान को वोट देकर हम अपने सर पर बैठा रहे हैं उसके दिमाग में और दिल में ये डर रहना चाहिए कि अगर मैंने इनके लिए काम नहीं किया तो ये पोजीशन और पावर मुझसे छीनकर वापस मुझे वहाँ खड़ा कर देंगे जहाँ से मैं आया था। और ये डर होता है जो उस पॉलिटिशियन से पब्लिक के लिए काम करवाता है। आप किसी भी नेता के भक्त बन जाइए, आप उनकी फ़ोटो को अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में लगा लीजिए, सुबह से शाम उनकी पूजा कीजिए आप, लेकिन एक सवाल तो उनसे ज़रूर पूछिए
कि रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों से ज़रूरी हमारे लिए एक मुद्दा था कि हमारी बहन और बेटियां सड़कों पर सुरक्षित रहें, और आपने उसके लिए एक वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? ये तो पूछिए कि राम राज्य कहे जाने वाले एक स्टेट में इतनी दरिंदगी के साथ जिसका रेप होता है, उसका शव आधी रात को जला दिया जाता है, किसके कहने पर? ये तो पूछिए कि मंदिर में जिस महिला के साथ हैवानियत हुई है उसकी FIR 2 दिन तक दर्ज क्यों नहीं होती है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। आप पूछिए, क्योंकि आप समर्थक हैं, आप पूछ सकते हैं और हो सकता है आपको जवाब भी मिल जाए। क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो हमें एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार, देश विरोधी और भी बहुत कुछ ऐसे नामों के दे दिए जाएंगे। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो इनकी ट्रोल आर्मी है वो मुझसे सिर्फ 2 सवाल करेगी। पहला कि मैं मुस्लिम होने की वजह से बीजेपी को टारगेट कर रहा हूँ। जवाब इसका यह है कि हो सकता है कि मैं मुस्लिम होने की वजह से ही पर्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन आप तो हिंदू हैं। मंदिर में जिसके साथ गैंग रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल के उसकी आंतें तक फाड़ दी, वो तो हिंदू ही थी। 4 दरिंदों ने जिसके साथ गैंग रेप करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी ज़ुबान काट दी, वो भी तो हिंदू ही थी। तो आप हिंदू होकर कम से कम हिंदुओं के लिए ही आवाज़ उठा लीजिए। और दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि बीजेपी शासित यूपी के ऊपर क्यों बात की, कांग्रेस शासित राजस्थान या किसी और राज्य के ऊपर बात क्यों नहीं की? क्या वहाँ रेप नहीं होते? और उसका जवाब ये है कि जब कहीं रेप होता है तो हैवानों ने तो अपनी हैवानियत दिखा दी, लेकिन जो हमारा प्रशासन है, जो सरकार है जिसे हमने चुना है, उसका उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कार्रवाई है? इस पर जवाबदेही बनती है। अगर आप किसी कांग्रेस शासित राज्य का ऐसा इंसिडेंट जिसमें ऐसी कोई दरिंदगी हुई है, ऐसी कोई भयावह घटना हुई है और उसके बाद पुलिस का ये रिएक्शन हो, तो आप मुझे सेंड करना, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग किसी भी बुराई पर अगर एक इंसान के 3 रिएक्शन होते हैं तो आप समझ जाइए कि वो एक इंसान है। पहला कि जब आप कोई बुराई होते हुए देखें और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसे अपने हाथों से रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। दूसरा, उस बुराई का क्रिटिसिज्म अपनी ज़ुबान से कीजिए और उसे रोकिए। और तीसरा कि जो गलत हो रहा है कम से कम उसे गलत समझिए। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि जो सारे हादसे हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस का हो, बलरामपुर का हो, बदायूं का हो, कानपुर का हो, आसिफा हो, निर्भया हो, आप इन सब को अपने दिमाग में रख कर एक बार अपनी बेटी का चेहरा देखना, एक बार आप अपनी बहन का चेहरा देखना, आपकी भक्ति बहुत हद तक कम हो जाएगी और फिर आप उन मुद्दों पर बात ज़रूर करेंगे जो हम सब के लिए ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।